नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। औरैया में एक ऐसी घटना हुई जिसमें शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत हो गई। स्वाभाविक है, लोगों में गुस्सा आया और गुस्सा हिंसा में बदल गया। पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, अन्य जगह आगजनी की गई, पथराव किया गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि लगता है कि सब बेकाबू हो गया। कमिश्नर राजशेखर को तुरंत कानपुर से कूच करना पड़ा और वो मौके पर पहुंचे, पीड़ितों से बातचीत की और मामले को शांत कराया। लेकिन अभी भी आग धधक रही है। बात यह थी कि 7 सितंबर को सामाजिक विज्ञान के एक पेपर में कुछ गलती हो गई। छात्र से, और वो छात्र था कक्षा 10 का। मामला है आदर्श जनता इंटर कॉलेज अछलदा का। कहते हैं कि शिक्षक ने उसको इतना पीट दिया कि वो बुरी तरीके से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और 20 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इस कारण जो है लोगों को गुस्सा आ गया। छात्र दलित था, इस कारण भीम आर्मी, बसपा के कोऑर्डिनेटर समेत तमाम लोग इकट्ठा हो गए। मायावती ने भी ट्वीट करके इस पर गहरा रोष व्यक्त किया है। अखिलेश यादव ने भी गहरा रोष व्यक्त किया है और कार्रवाई की मांग की है। अब तक की जानकारी के अनुसार टीचर फरार है। अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। तो औरैया की इस घटना से निश्चित रूप से तहलका मचा हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, उनमें 35 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जिन लोगों को नामजद किया गया है उसमें उस छात्र के पिता राज गौतम और वहां के बसपा और भी आर्मी के भी नेताओं के नाम हैं और पुलिस इस पर विधिक कार्रवाई कर रही है। तो ये औरैया का मामला सुलगता हुआ और निश्चित रूप से माना यह जा रहा है कि स्थिति तो नियंत्रण में है, किंतु अभी भी तनाव बना हुआ है। यह भी पता लगा है कि आर्थिक सहायता के रूप में छात्र के परिवार को 3 लाख रुपए भी प्रदान कर दिए गए हैं और उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। लेकिन इस बात पर बहुत सख्ती है कि इस प्रकार का उपद्रव किया गया। और अभी 2 रोज पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त आदेश दिया था कि शव को रख करके सड़क पर जाम लगाना, उपद्रव करना, ये गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही कारण है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। अब जांच पड़ताल होगी, क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन औरैया की ये घटना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है हमारे शिक्षकों को, छात्रों को भी। क्या वास्तव में छात्र के साथ ऐसा हुआ? क्या शिक्षक इतना अधिक पीटते हैं? और क्या अब दंड और पुरस्कार दोनों का जो समन्वय था वो खत्म हो गया है? ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिन पर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है? मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि तमाम विद्यालयों ने ये कह दिया है अपने टीचरों से, मत मारो,
लेकिन फिर भी कतिपय शिक्षक पता नहीं किन कुंठाओं में रहते हैं को जो उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से छात्र छात्राओं को टैकल करना चाहिए नहीं करते हैं और हाथ उठा देते हैं, मारते हैं। कई बार ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देते हैं। ऐसे पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और शिक्षकों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए और साथ में अभिभावकों को भी। दूसरी बड़ी खबर, लगता है कि अब पीएफआई पर बैन लगने की पूरी तैयारी है। पीएफआई को लेकर के आज देश भर में छापे मारे गए। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 8 राज्यों में छापे मारे गए और उन 8 राज्यों में 247 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उत्तर प्रदेश में एडीजे लाइन ऑर्डर के अनुसार यूपी के 26 जिलों में छापे मारे गए और इन 26 जिलों में जो छापे मारे गए हैं उनमें 57 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए। 57 लोग को हिरासत में लेकर के पूछताछ हुई जा रही है, साजिशें पूछी जा रही हैं, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि टेरर फंडिंग होती थी, साजिशें की गई हैं, कोई बड़ा जो है घपला करने की बात की गई है। निश्चित रूप से ये बात चल रही है। तो एक और पीएफआई के छापे पड़ रहे हैं और पीएफआई का जो ये छापा पड़ रहा है ये दूसरा राउंड है। इसके पहले 17 सितंबर को छापे पड़े थे और उसमें भी तमाम गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन ये दूसरा राउंड है। और जो छापे पड़े हैं उनमें दिल्ली में 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अगर आप बात करें तो यूपी में 57 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, जितने भी है, केरल, इन सब जगह गिरफ्तारियां बिल्कुल ताबड़तोड़ हो रही हैं और ये गिरफ्तारियां इस बात को दर्शा रही हैं कि पीएफआई किस तरीके से सक्रिय थी। और अब पीएफआई को लेकर के तमाम राज्यों ने, जहां सूत्र कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने भी ये केंद्र सरकार से कहा कि पीएफआई पर आप बैन लगा दीजिए, लेकिन वो कौन सी तकनीकी दिक्कतें रही हैं, कौन से वो सबूत नहीं जुटाए जा सके, जिसके कारण पीएफआई पर जो है अब तक वो कार्रवाई नहीं की गई जो अपेक्षित थी। लेकिन सच बात तो ये है कि पीएफआई की गतिविधियां बहुत ही संदिग्ध रही हैं और ये जो संदिग्ध गतिविधियां रही हैं इनको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ। यूपी में तो पुलिस, एटीएस, एसटीएफ तीनों ने मिलकर के छापेमारी की और पश्चिम के जो जिले हैं बुलंदशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर और इधर के भी सीतापुर, बहराइच, इन सब जिलों में और लखनऊ, जहां पर 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो छापेमारी की गई है उसमें पीएफआई के सक्रिय लोग गिरफ्तार किए गए। सक्रिय लोग, पूछताछ की जा रही है, विधिक कार्रवाई होगी वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। ये एक संदेश देने वाला है कि किस तरीके से अपने देश में जो है आतंकी, अलगाववादी, उग्रवादी ये गतिविधियां सक्रिय हैं और कैसे ये अपनी साजिशों से नफरत का वातावरण पैदा कर रही हैं, घृणा का वातावरण कर रही हैं, लोगों में दूरियां बढ़ा रही हैं। इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। अनेक मुस्लिम संगठन हैं जो इस बात को चाहते हैं कि हर हाल में जो है पीएफआई पर कार्रवाई हो
और उन्होंने तो बाकायदे सरकार को भी लिखा है। तो ये हुई आज के पीएफआई की कार्रवाई, लेकिन कांग्रेस का कोहराम थपने का नाम नहीं ले रहा है। हलचल तेज है। सचिन पायलट के भी घर में एक जमावड़ा लगा उनके समर्थकों का। अशोक गहलोत और उनका गुट भी वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गया है। आला कमान ने भी तत्काल कार्रवाई नहीं करने का बल्कि धैर्य की नीति अपनाई है। धैर्य। आज शाम तक अजय माकन और खड़गे की रिपोर्ट सोनिया गांधी को मिलेगी। हालांकि सब कुछ मालूम है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने अनुशासनहीनता की, सब कुछ मालूम है। लेकिन माना यह जा रहा है कि नामांकन प्रक्रिया तक, माने 30 सितंबर तक राजस्थान के मामले में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। हो सकता है अनुशासनहीनता के नाम पर कुछ विधायकों को चिट्ठियां दी जाए, एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाए, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए, लेकिन सच बात तो यह है कि राजस्थान का संकट अभी नामांकन प्रक्रिया तक के लिए टाल दिया गया है। विचार मंथन चल रहा है, सोचा जा रहा है, और इसी बीच खबर यह भी आ गई है कि अब अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर भी सस्पेंस बरकरार हो गया। जहां कल तक अशोक गहलोत अशोक गहलोत अशोक गहलोत का ही नाम आ रहा था, क्योंकि आला कमान को लग रहा है कि जब आज की स्थितियों में वो इस तरीके के बगावत के स्वर अपना रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा। और कांग्रेस ने ऐसे तमाम अवसर देखे हैं जब बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े जो है चोटी के नेता कांग्रेस से बिफर गए, और वो कार्यकाल था इंदिरा गांधी का। कामराज, निर्जल गप्पा, देवराज, एक नाम हम आपको बताएं, ये सब टूट टूट करके चले गए और केवल 2 ही लोग बचे थे। उत्तर प्रदेश में कमलापत त्रिपाठी और मध्य प्रदेश में द्वारिका प्रसाद मिश्र, सारे लोग टूट गए। लेकिन इंदिरा गांधी ने सामना किया और ये सब एक किनारे हो गए, क्योंकि उन्होंने 2 ही मुद्दे उस समय उठाए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवर्स। लेकिन अब क्या होगा ये देखने की बात। लेकिन सस्पेंस क्यों हो रहा है? आज ही चुनाव अधिकारी मिस्त्री से बातचीत की गई। मिस्त्री ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार 30 तारीख को 11 बजे शशि थरूर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। माने वो कह रहे हैं कि शशि थरूर 30 सितंबर को 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि अशोक गहलोत क्या करेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे कि नहीं दाखिल करेंगे, नामांकन पत्र ले जाएंगे नहीं, कहे उनके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। कल तक जिसका नाम नंबर 1 पर था, माना गया था कि अब अशोक गहलोत ही अध्यक्ष होंगे। अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि देखा जाएगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और अशोक गहलोत भी जो अध्यक्ष पद की रेस है उससे थोड़ा सा अपने को किनारे भी कर चुके हैं। ये है स्थितियां। और दूसरी स्थिति और क्या है, तमाम नेता अब तैयार हो रहे हैं कि हमको लड़ना चाहिए, और उसमें एक नाम है दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आप देखिए 30 सितंबर तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि आखिरी दिन है नामांकन की, और मुझसे कहा जा रहा है, मेरे लोग कह रहे हैं कि आप अध्यक्ष पद का नामांकन पत्र दाखिल करिए, तो मैं क्या करूंगा। लेकिन लगता है कि दिग्विजय सिंह भी रेस में आ गए हैं। हालांकि कमलनाथ का भी नाम था, लेकिन कमलनाथ ने किसी भी प्रकार से रुचि लेने से इनकार कर दिया। इसलिए अब क्या होगा। लेकिन यह बात भी सही है कि अशोक गहलोत पर तत्काल कोई बड़ी कार्रवाई आला कमान नहीं करेगा।
फिर भी जहां एक और अशोक गहलोत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, आला कमान भी धैर्य की नीति अपना रहा है। देखिए क्या होता है कांग्रेस का। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इसी बीच कांग्रेस से एक बड़ी खबर और आ रही है कि अब लगता है कि अशोक गहलोत के गुट में भी कहीं ना कहीं भगदड़ सी मच रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अनेक विधायकों ने आला कमान को यह सूचित कर दिया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। बल्कि एक दो विधायकों ने तो बढ़ चढ़ के कहा कि इससे लाभ होगा। और यह भी जानकारी मिली है कि इन विधायकों ने यह कहा कि उन्हें बुलाया गया और एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। इससे साफ लगता है कि अब एक नई पेशबंदी भी शुरू हो गई है और एक दूसरे को लोग चुनौती देने में लगे हुए हैं। अब लगातार कांग्रेस का ये प्रकरण कांग्रेस के आम जनों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सब देखना चाहते हैं कौन होगा गैर गांधी परिवार अध्यक्ष। ये एक बड़ी बात है क्योंकि अशोक गहलोत के बारे में अब सस्पेंस हो गया है। दूसरी एक बड़ी और आखिरी खबर, हमारी आस्था और श्रद्धा कितनी प्रबल है कि आज भी हम अपनी माता, अपनी देवी, अपने भगवान के प्रति इतना श्रद्धावनत होते हैं कि जब भी हमें कोई उपलब्धि मिलती है तो हम उनकी ही झोली में डाल देते हैं। हुआ क्या, हरदोई में एक किसान प्रमोद कुमार, अब उन्होंने एक भैंस खरीद ली और भैंस खरीदने के बाद उनको इस बात का बड़ा कष्ट था कि भैंस बच्चे को जन्म देती थी लेकिन वो बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। इससे किसान बहुत परेशान था कि भैंस बच्चे का जन्म दे रही है और बच्चे की मृत्यु हो रही है। तो एक दिन वो किसान मां दुर्गा के दरबार में पहुंचा और मां दुर्गा से ये विनती की, प्रार्थना की कि भाई हे देवी मां मेरा कल्याण करिए, मेरे जो भैंस है उसके जीवन में एक नई रोशनी ला दीजिए। और ये कहा किसान ने कि हे मां दुर्गे, यदि अब बच्चा जीवित रहा तो मैं इस भैंस का मुंडन आपके ही मंदिर पे करवाऊंगा। और हुआ भी, बच्चा जीवित हो गया। जो किसान था प्रमोद, उसकी और उसके परिवार में खुशियां बढ़ गई। वो तुरंत मां दुर्गा के दरबार में जाकर के कोटि 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 आभार व्यक्त किया। और इतना ही नहीं किया, अपने वादे के अनुसार भैंस को ले जाकर के मंदिर में मुंडन कराया, वो भी शुभ मुहूर्त में। और मुंडन कराने के बाद एक बड़ी दावत दी जिसमें 300 लोग शामिल थे। बताते हैं 1 लाख से अधिक का खर्च आया। ये है हमारी श्रद्धा, ये है हमारा विश्वास और ये है हमारी मन्नत पूरी होने पर हमारी जो अपेक्षाएं, जो हमारा वरदान और जो हमारी शिक्षा, हमारी दीक्षा, जो हमारा समर्पण, वो सब कुछ दिखाई देता है। हमारी संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।